पिछले 50 साल से बहुत ज़्यादा दुनिया में डेवलपमेंट्स हुई हैं। अगर आप किसी भी शोबे को देख लें, हवाई सफ़र को देख लें, तो पिछले 50 साल में डेवलपमेंट्स हैं। अगर आप सर्जरी में, कार्डियोलॉजी में देख लें तो पिछले 50 साल में डेवलपमेंट्स हैं। अगर आप स्मार्टफोन को देख लें तो पिछले 50 साल में जो सारी डेवलपमेंट्स हैं। इसी तरह ये जो डेवलपमेंट्स हैं जो कि इंटरवेंशन के फील्ड में है, ये भी 50-60 साल में ही हुई है। और उससे पहले समझा जाता था कि जब तक मरीज़ का बेड़ा गर्क नहीं होएगा ना, गल नहीं बनेगी, ऐसा बेड़ा गर्क होंदा इंतज़ार करने। और मरीज़ को हमेशा कोई बंदा ऐसा मिल जाता था जिसका बेड़ा गर्क उससे ज़्यादा है। इवन हमारे यहाँ जो पेशेंट दाखिल होते हैं वो भी एक दूसरे को कहते हैं, यार तेरा हुण नशे करन दे हालात नहीं। मतलब अच्छी नसीहत है या बुरी है? बगैर एक लफ्ज़ बोले हाँ वो अपनी सिफारिश कर रहे हैं, कहते यार तेरे हुण जेड़े नशा करन दे हालात नहीं है। तो पौड़ियाँ चढ़द्या उतरद्या ऐसी आवाज़ें जो हैं वो सुनाई देती हैं कि मतलब तेरे काका हुण हालात नहीं गए, तू ना करया कर नशा। तो अपने दिल में कह रहा होता मेरे है नहीं। तो 1960 से पहले ये ख्याल कि कोई किसी को समझा सकता है कि जाओ जाके इलाज कराओ, ये ख्याल मौजूद नहीं था। बस ये ख्याल मौजूद था कि कोई किसी को कहे कि यार नशा ना करो तो वो नशा नहीं करेगा। पर यह ख्याल मौजूद नहीं था कि कोई किसी को कहे कि जाओ जाके इलाज कराओ। नशे के बारे में 1956 से पहले तो ये ख्याल भी नहीं था कि ये कोई बीमारी है। आमतौर पर ख्याल ये था कि किसी को इलाज पे कायल नहीं किया जा सकता जब तक कि उसका बेड़ा गर्क नहीं होगा, वो बाज नहीं आएगा। और ये रूटीन थी। उसके लिए हिट बॉटम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था उस वक्त के डॉक्टर्स ने, और आजकल उसके लिए उर्दू में हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि ज़मीन बोस ना हो जाए, जब तक कि ज़मीन पे ना गिर जाए। इसी तरह बाकी भी टर्म्स हम चेंज कर रहे हैं। जैसे एनेबलिंग है, उसको हम सहूलतकारी कहते हैं। बराह रास्त या बिलवास्ता सहूलतकारी, कि किस तरह अनजाने में हम लोगों को उल्टे रास्ते पे लगाते हैं। और ये ज़िंदगी में बड़ी आम बात है कि कोई बंदा किसी से मशवरा करता है। मुझे बताएं कि जब भी आप किसी को कहते हैं कि जी मैनू ब्लड प्रेशर बड़ा रहिंदा है तो दिल भी बड़ा तेज़ तेज़ धड़कता है, तो पहला मशवरा देगा कि तुसी इंज करो कि काला शिकागो जाओ, उत्थे एक हकीम साहब ने उन्होंने को इलाज कराओ। उन्हें नहीं पूछना कि तुसी पहले की कर रहे हो। उसने बिल्कुल गौर नहीं करना कि आप पहले किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आप मुतमिन हैं, आप मुतमिन नहीं हैं। किसी बंदे को आप बता दें कि आपको कोई बीमारी है, आपको शुगर है या आपको नशे का कोई मसला दरपेश है, जब भी किसी बीमारी का जिक्र होगा तो वो आपको कहीं ना कहीं टोर देंगे कि इधर चले जाओ। मतलब आप पूछें ना पूछें, लेकिन वो आपको इस बारे में ज़रूर बताएंगे। 1960 में डॉक्टर्स का ये ख्याल था कि जब तक बर्बाद नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता, इंतज़ार किया जाए। लेकिन फिर कुछ डॉक्टर्स, जिनमें डॉक्टर वर्नॉन जॉनसन इसके फादर ऑफ इंटरवेंशन कहलाते हैं, और डॉक्टर वर्नॉन जॉनसन ने कुछ लोगों के साथ मिलकर तय किया कि मरीज़ से ऐसे बात करने का कोई तरीका ज़रूर होगा कि वो सुन ले बात। यानी इसे उन्होंने रिसीवेबल वे का नाम दिया, टू प्रेजेंट रियलिटी टू अ पेशेंट इन ए रिसीवेबल फैशन। उन्होंने कहा कि दैट इज़ इंटरवेंशन, कि टू प्रेजेंट रियलिटी इन ए रिसीवेबल फैशन। रिसीवेबल कि ऐसे तरीके से आप किसी के सामने हकीकत हाल बयान करें कि वो उसे कबूल कर ले, उसे वसूल कर ले। और एक और बात है कि जब हम किसी को कहते हैं कि नशा ना किया करो या नशा कम किया करो, तो हम उसको एक ऐसा काम कह रहे हैं कि जो उसकी बसात में नहीं है। अगर हम किसी को कहते हैं कि तुम इलाज हासिल करो या मदद हासिल करो, तो ये उसके लिए एक ऐसा काम है जो कि वो बड़ी आसानी से कर सकता है, और यहाँ से उसके लिए दूर दराज के रास्ते निकल सकते हैं खुशहाली के। और नशे की बीमारी के दो हिस्से हैं, जैसा मैं अक्सर कहता हूँ कि एक जो नशे का मरीज़ प्रेजेंट कर रहा होता है, और एक उसके पसे पर्दा जो फैमिली में हालात होते हैं, वो भी नशे की बीमारी का दूसरा अहम हिस्सा है कि जिसकी नुमाइंदगी तो मरीज़ कर रहा है,
और ब्लेम तो सारा मरीज़ के ऊपर आ रहा है, लेकिन उसके पसे पर्दा पूरी फैमिली के नज़रियात, फैमिली का लाइफस्टाइल और फैमिली के इर्द गिर्द का कल्चर और फैमिली की सैकड़ों साल की हिस्ट्री, सैकड़ों साल की हिस्ट्री, आपकी और हमारी सैकड़ों साल की हिस्ट्री है, बल्कि बाज़ सूरतों में हज़ारों साल की पुरानी चीज़ें जो हैं वो हमारे नज़रिए में शामिल होती हैं। देखिए 2000 साल पहले ये नज़रिया दुनिया को दिया गया और दुनिया ने कबूल किया कि अगर कोई आपको एक थप्पड़ मारता है तो आप दूसरा गाल आगे कर दें। 2000 साल पहले ये नज़रिया दिया गया और ऐसी कम्युनिटी ने इस नज़रिए को कबूल कर लिया कि जो दुनिया में आज भी तकरीबन 60% पॉपुलेशन पर मुहित है। एक ऐसी कम्युनिटी ने इस नज़रिए को दिल से लगा लिया कि अगर कोई एक थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल उसके आगे कर दें, जिसका मतलब ये है कि जब तक वो थप्पड़ मारता रहे आप गाल आगे करते रहें। लेकिन फिर उसी कम्युनिटी ने 1970 में कहा कि नहीं, इससे बहुत तकलीफ़ हमने बर्दाश्त कर ली है, अब ऐसा नहीं करेंगे। और 1970 में असर्टिवनेस के नाम से एक इल्म अमेरिका से स्टार्ट हुआ कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, अगर कोई आपको थप्पड़ मारना चाहता है तो आप उसे कहो कि जी आप मुझे थप्पड़ ना मारें, मुझसे बात कर लें, आप मुझसे मुज़ाकरात कर लें। इसी तरह 1400 साल पहले हमारे पास नज़रिया पेश किया गया इस्लाम में कि अगर कोई ज़्यादती करता है तो उतनी ज़्यादती आप उसके साथ कर सकते हैं, पर अगर ना करें तो अच्छी बात है। तो ये एक डिफरेंट वर्जन था जो कि मुसलमानों ने अपनाया और उसको काफ़ी फिर आगे तक ले गए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें जो दुनिया में हैं, जब तकलीफ़ें बढ़ी तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने नए नज़रियात पेश करना शुरू किए। 1960 में ही यूरोप और अमेरिका के जो माँ बाप थे वो इतने दुखी हो गए अपनी औलादों से, उनको औलादों को बेबी बूमर्स का नाम दिया गया, वो इतने दुखी हो गए अपनी औलादों से कि माँ बाप मिल के तो साइकोलॉजिस्ट के पास गए कि हमें कोई रास्ता बताएं कि अपनी औलादों के साथ हम कैसे डील करें। तो साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि ऐसा कोई रास्ता हमें नहीं पता, क्योंकि उस वक्त अभी असर्टिवनेस का इल्म नहीं आया था। लेकिन 1970 में जब असर्टिवनेस का इल्म स्टार्ट हुआ, माकूल रवैयों का इल्म स्टार्ट हुआ, तो उससे भी 10-12 साल पहले यूरोप में और अमेरिका में टफ लव के असूल वालिदैन ने बनाने शुरू किए। वालिदैन ने खुद असूल बनाने शुरू किए अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। जब उनको डॉक्टरों से मदद नहीं मिली, साइकोलॉजिस्ट से मदद नहीं मिली, तो वालिदैन बैठ गए और उनमें जो सियाने लोग थे वो कोई राय मशवरा देना शुरू हो गए और उन्होंने टफ़ लव के प्रिंसिपल्स बनाना शुरू किए, जिससे कि वालिदैन के लिए आसानियाँ पैदा होनी शुरू हो गई और उनके बच्चे जो है तबाह होने से बचने लगे। जो बच्चे ज़्यादातर रन अवे कर जाते थे, क्राइम में पड़ जाते थे, नशे में पड़ जाते थे, जेलों में सड़ते थे, तो वालिदैन ने मिलजुल कर अपने बच्चों को संभालना शुरू किया। यानी एक बच्चा एक वालिदैन का असूल ख़त्म करके एक बच्चा कई वालिदैन का असूल बना दिया उन्होंने। एक मियाँ बीवी के साथ 10 मियाँ बीवी और हों जिनका तजर्बा हो अपने बच्चों को कामयाबी से या नाकामी से संभालने का, तो उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो 1960 में ये टफ़ लव का जो काम स्टार्ट हुआ तो डॉक्टर उनके शागिर्द हो गए और फिर डॉक्टर्स का चूँकि ये रोज़गार था तो उन्होंने इस पे बहुत ज़्यादा संजीदा काम करना शुरू किया। आप सोचिए कि एक तरफ 1960 में इंटरवेंशन स्टार्ट हो रही है, दूसरी तरफ 1960 में टफ़ लव स्टार्ट हो रही है, 1970 में असर्टिवनेस का आगाज़ होता है। तो ये लोग एक दूसरे के तजर्बात से फ़ायदा उठाते हैं और अभी इस ज़माने में फ़ीलिंग्स के बारे में आपको कोई तज़किरा नहीं मिलेगा कि फ़ीलिंग्स की भी कोई अहमियत होती है। लेकिन जब 2000 तक हम पहुँचे तो इंसानी फ़ीलिंग्स, इंसान के जज्बात, एहसासात ने अहमियत इख्तियार कर ली और उन्होंने इंटरवेंशन को एक क्लासिकल एग्ज़ाम्पल करार दिया कि जिसमें आप किसी को बताते हैं कि क्या हुआ था, नंबर 1, फिर आप बताते हैं कि मैंने कैसा महसूस किया, फिर आप बताते हैं कि आपसे बहुत प्यार है और आपको इस तरह तबाह होते नहीं देख सकते और आप
हेल्प कबूल कर लें और इसमें पहले 50%, फिर 60%, फिर 80, फिर 90% तक कामयाबी मिलना शुरू हो गई।